जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के इस श्रृंखला के अंतर्गत हम राष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा करेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं हैं। 2022 में भारत में बाघों की संख्या 3167 हो गई। ध्यान देना, इससे पहले 2018 में जब बाघों की गिनती की गई थी तो तब 2967 यानी 2967 थी। अब 200 बाघों की संख्या बढ़ गई है और हो गई है 3167, यानी विश्व का 75% बाघ भारत में रहते हैं। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा मैसूरू में, यानी कर्नाटक के मैसूर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं पर इस बात की जानकारी दी गई थी। यहीं पर प्रधानमंत्री के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की भी शुरुआत की गई। इसके साथ साथ अमृतकाल का टाइगर विजन नामक पुस्तक का विमोचन भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। इस सूची के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 526 बाघ है, कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442 बाघ है। एशियाई शेरों की जो संख्या है उसमें देखा जाए तो 2015 में 525 था, अब 2020 में 675 एशियाई यानी बब्बर शेर हो गए हैं। तो एशियाई शेर सबसे ज़्यादा आप जानते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ध्यान देना, जो बाघों की संख्या है इस पर 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन हुआ था, जहां पर ये लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक सभी देश, जितने भी उस देश में बाघों की संख्या, उसको दोगुना करेंगे। भारत ने यह लक्ष्य 2018 में ही प्राप्त कर लिया था। अगर हम बात करें 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी तब कुल 9 टाइगर रिजर्व थे। अब टाइगर रिजर्वों की संख्या यानी बाघ संरक्षण केंद्रों की संख्या 54 हो गई है। अंतिम जो टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। देश के 33 नए उत्पादों को जीआई टैग मिल गया है। इस प्रकार कुल भारत में संख्या बढ़कर 465 हो गई, यानी 465 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कुल संख्या 45 हो गई है और यूपी में सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है वाराणसी के 20 वस्तुओं को प्राप्त हुआ है। अगर हम देखें, याद रखना, सबसे पहले जो जियोग्राफिकल जो कानून बना था 1999 में बना था, ये संरक्षण अधिनियम आया और सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग के चाय को 2004 में दिया गया। तो इस साल जो बनारस के पान सुपारी को जीआई टैग दिया गया है, बनारस के लंगड़ा आम को जीआई टैग दिया गया है, रामनगर भंता यानी बैगन को जीआई टैग दिया गया। चंदौली से आदम चीनी चावल, इसका नाम है, चावल का नाम है आदम चीनी चावल, इसको दिया गया है। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश आंवला को जीआई टैग दिया गया। हाथरस में हींग को जीआई टैग दिया गया है। बिहार में मरचा चावल यानी मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है। रीवा मध्य प्रदेश में सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में नगरी दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है। अंतरिक्ष नीति 2023 रणनीतिक क्षेत्र को छोड़कर बाकी अंतरिक्ष क्षेत्र को कि निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। मतलब बाकी अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया गया, सब यूज कर सकते हैं। रणनीतिक क्षेत्र मतलब जैसे रक्षा क्षेत्र हो गया और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को नहीं अपनाया गया है और अन्य क्षेत्रों में निजी क्षेत्र भी अंतरिक्ष की दुनिया में पैसा खर्च कर सकते हैं। जैसे अमेरिका में आप जानते हैं स्पेस एक्स है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2019 में हुई है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन
सेंटर, इसकी स्थापना 2020 में हुई है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। हिमाचल की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतांक 2000 इसको दिया गया है। हिमाचल की जो कांगड़ा चाय, इस चाय को 2005 में भारत का जो जीआई टैग है वो दिया गया था। अब यूरोपीय आयोग के द्वारा जीआई टैग दे दिया गया है हिमाचल की कांगड़ा चाय को। आगे देखिए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक भारत पहले स्थान पर हो जाएगा। यानी सौर ऊर्जा उत्पादक के मामले में भारत पहले स्थान पर हो जाएगा। इसकी क्षमता याद रखना 2020 में 10 गीगावाट थी, अब 2030 में 50 गीगावाट हो गई है। इसकी क्षमता बढ़ गई है। आगे देखिए, भारत को यूएन सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक्स, ड्रग्स और यूएनएचआईवी कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड में सदस्य चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र का जो सांख्यिकी आयोग है, नारकोटिक्स, ड्रग्स और एचआईवी जो कार्यक्रम है, उसमें भारत को सदस्य बनाया गया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जो कि टाटा ट्रस्ट रिपोर्ट द्वारा जारी की गई है, इसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट में सर्वाधिक केस की समयावधि उत्तर प्रदेश में है, जबकि दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल में है। सबसे कम समय अवधि होती है वो है सिक्किम में। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट में कोई जाता है तो ज़्यादा समय उसको लगता है उस केस के निपटाने में, जबकि सिक्किम में कम समय लगता है। अगर न्याय के वितरण मामले की बात करें इसी रिपोर्ट के अनुसार, तो बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। छोटे राज्यों में सिक्किम पहले स्थान पर है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जबकि त्रिपुरा तीसरे स्थान पर है। इसरो के सबसे बड़े व भारी रॉकेट LBM-3 द्वारा 36 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया। कब किया गया? तो 26 मार्च 2023 को यह प्रक्षेपण किया गया। यह 36 उपग्रह ब्रिटेन के नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड के थे। यानी भारत के द्वारा जो ये प्रक्षेपण किया गया है, ये उपग्रह ब्रिटेन के थे। इससे पहले 23 अक्टूबर 2022 को 36 उपग्रह लॉन्च कर चुका है इसरो। इसरो की स्थापना 1969 में हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। लद्दाख एवं मयूरभंज विश्व के महानतम स्थानों में शामिल किया गया है। टाइम पत्रिका जो कि अमेरिका की है, इसके द्वारा कुल 50 स्थानों की सूची जारी की गई। इसमें भारत के 2 स्थान हैं, एक तो लद्दाख जो कि 31वां स्थान है और मयूरभंज जो कि उड़ीसा का स्थान है, ये 32वें स्थान पर है। और ये मयूरभंज काले बाघ के लिए प्रसिद्ध है। पहला स्थान टम्पा जो कि अमेरिका का है, दूसरा स्थान लिएमेंट घाटी जो कि अमेरिका का है। 2 स्थान अमेरिका के ही हैं महानतम स्थानों में। उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप जो ILMT का उद्घाटन किया गया। ILMT का मतलब होता है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। कब आए? 19-20 मार्च 2023 को भारत की यात्रा पर थे। आप जानते हैं कि इस अवसर पर 2023 को भारत व जापान टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ आप जानते हैं मुंबई से अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन चलाई जानी है, उसकी 80% राशि भारत ने जापान की एक कंपनी है जीका से उधार लिया है, यानी ऋण लिया है। जीका का मतलब जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी।
इसके द्वारा पैसा लिया जा रहा है। असम का चराईदेव मैदान यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। यह प्रस्ताव असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा ने भेजा है। यह जो चराईदेव मैदान है ये वहाँ का बहुत पुराना एक साम्राज्य था, अहोम साम्राज्य से संबंधित है और यह मैदान अहोम राजवंश की राजधानी थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा कब आए थे? तो 8 मार्च से लेकर 11 मार्च 2023 तक। प्रधानमंत्री कौन है? तो एंथनी अल्बनीज़ ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज का चौथा मैच खेला जा रहा था वहाँ पर जाके एक दिन देखे और टेस्ट सीरीज स्थित इसके पहले दिन का खेल देखे थे। इसके साथ साथ गांधीनगर के डीकिन विश्वविद्यालय भी गए, जो एक विदेशी विश्वविद्यालय है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थापित किया गया। इसके साथ साथ INS विक्रांत का दौरा किया और ऐसा करने वाले पहले विदेशी राजनेता बन गए। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का भारत दौरा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए। यह विजन स्टेटमेंट विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इटली के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, जॉर्जिया मेलोनी जो इटली के प्रधानमंत्री भारत आए। रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण पर चर्चा की गई और इसके साथ साथ रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि भी थे। भारत व इटली राजनयिक संबंधों के 75वां वर्षगांठ मना रहा। 75 साल हो गए राजनयिक संबंध बनाए हुए इटली के साथ। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते क्रोनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है वहाँ छोड़े गए। इसके पहले आप जानते हैं नामीबिया से 8 चीते लाए गए और ये 12 चीते अब लाए गए हैं दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से एक समझौता हुआ है कि हर साल 12 चीते दक्षिण अफ्रीका देगा और 10 वर्ष तक ऐसा देता रहेगा। अब क्रोनो नेशनल पार्क में 20 चीते हो गए हैं, 10 नर हैं, 10 मादा हो गए। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुआ। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ। बीजेपी को 32 सीट मिली, जबकि टिप्रा मोथा पार्टी को 13 सीट मिली। यहाँ के मुख्यमंत्री मणिक साहा बने। नागालैंड के 60 विधानसभा चुनाव जो क्षेत्र थे उसमें 59 में ही चुनाव हुआ। 59 में इसलिए चुनाव हुआ, एक सीट पर बीजेपी के विधायक निर्दलीय चुन लिए गए थे। तो यहाँ पर NDPP नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव जो है उसको फंड जिसको कहते हैं, इसको 25 सीट मिली, जबकि बीजेपी को 12 सीट मिली। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री जो बने हैं नेफ्यू रियो। मेघालय में 60 सीट है, 59 पर केवल चुनाव हुआ। एक सीट पर एक प्रत्याशी की मृत्यु के कारण वहाँ पर चुनाव अभी नहीं कराया गया। NPP जो नेशनल पार्टी अभी हाल ही में बन गई है, इसको कुल मिला के 26 सीट मिली, बीजेपी को 2 सीट मिली। जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा फिर से यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई UTM की शुरुआत हो गई है। इसका अनावरण जो केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। उड़ीसा देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बन गया है और इसके लिए जग्गा मिशन की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदल के अब अमृत गार्डन कर दिया गया है और 2022 में राजपथ का नाम बदल दिया गया था, उसका नाम रख दिया गया है कर्तव्य पथ। राजपथ को पहले किंग्स वे के नाम से जाना जाता था। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 जो है वो
इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। इसकी थीम थी डायस्पोरा रिलेबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। युवा मामले के मंत्रालय और खेल मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। दोनों मंत्रालय संयुक्त रूप से इसके आयोजक थे। इसमें मुख्य और सम्मानित अतिथि जो थे सुश्री जेनेटा मास्करेनहास, ऑस्ट्रेलिया की सांसद हैं। मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अली जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं, और विशिष्ट अतिथि के रूप में चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, ये भी शामिल हुए। भारत इकोसॉक के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया, यानी आर्थिक एवं सामाजिक संगठन जो संयुक्त राष्ट्र का है, उसमें 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिर कंबोज इसकी अध्यक्षता करेंगे। 61वां जो सत्र हुआ था इसकी अध्यक्षता कतर के जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं आलिया अहमद बिन सैफ अल थानी इनके द्वारा किया गया था। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई के पहले फेज का उद्घाटन किया गया है, और यह अभी उद्घाटन इसका दिल्ली दौसा और लाल सोनटयंड के बीच 246 किलोमीटर का किया गया पहला फेज है। जो दिल्ली से मुंबई नेशनल हाईवे है इसकी यानी एक्सप्रेस वे है, इसकी कुल लंबाई 1386 किलोमीटर है। 6 राज्य से गुजरेगा, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। भारत में पहली बार लिथियम के भंडार प्राप्त हुए। कहाँ से? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैवान क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। इसको GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लिथियम का भंडार खोजा गया। कहाँ खोजा गया है? तो जम्मू कश्मीर में खोजा गया। देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म धारवाड़ कर्नाटक में स्थापित बनाया गया है। इस स्टेशन का नाम है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन, और इस प्लेटफार्म की कुल लंबाई 1507 मीटर है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया, और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने इको फ्रेंडली ग्रीन IIT कैंपस का भी उद्घाटन किया है। इससे पहले आप जानते हो सबसे लंबा जो प्लेटफार्म था गोरखपुर में था। महाराष्ट्र हाईवे पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया। मतलब जो हाईवे है बगल में जो बैरियर होता है वहाँ बांस से बनाया गया है। इसका नाम बाहुबली रखा गया है। इसकी लंबाई 200 मीटर है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है, इतना मजबूत बांस वाला है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में लगेगा। ध्यान देना, गोरखपुर उत्तर प्रदेश नहीं, हरियाणा में। इसका पहला चरण 2025 में तथा दूसरा चरण 2028 में पूरा कर लिया जाएगा। इसरो का सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया गया है। इसका वजन केवल 120 टन है, लंबाई 34 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। भारत का पहला भू वैज्ञानिक उद्यान जबलपुर के लम्हेटा में स्थापित किया गया। जबलपुर आप जानते हैं नर्मदा नदी के किनारे है। यहीं पर भेड़ा घाट है और धुआंधार जलप्रपात भी है। पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण किया गया। इसका निर्माण गरुड़ एयरोस्पेस द्वारा किया गया। गरुड़ एयरोस्पेस कंपनी की स्थापना 2015 में की गई और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। विश्व भारती दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय बनने के करीब है। इसकी स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। 1951 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और विश्व भारती विश्वविद्यालय जो कि शांति निकेतन कलकत्ता में इसके पहले कुलपति रविन्द्रनाथ टैगोर बने थे। विश्व विरासत स्थल में भारत के कुल मिला के 40 स्थल हैं। अंतिम रूप से धौलावीरा गुजरात को शामिल किया गया था। भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS, इसका निर्माण JANDK ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया।
कर्नाटक के तुमकुरु में हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाना खोला गया है और यह कारखाना HAL द्वारा खोला गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आज बस यहीं तक। कैसा रहा इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जिससे अन्य जो वीडियो वो भी आ सके।